वेल डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने टेंसर एनालिसिस में जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो है रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। अब अगर आप लोगों को याद हो तो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में हमने कहा था कि हमारा जो ओ एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट सिस्टम था उसके साथ हमने एक और कोऑर्डिनेट लिया था जो कि कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन से हमें मिला था। तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो तीन परपेंडिकुलर लाइंस हैं ओ एक्स वन बार, ओ एक्स टू बार, ओ एक्स थ्री बार, और ये तीनों की तीनों रिलेटिव टू द सिस्टम ओ एक्स वन, ओ एक्स टू, ओ एक्स थ्री के कोरिस्पॉन्डिंग में है। तो अब अगर आप देखें, हमने लास्ट लेक्चर में इन लाइंस के लिए अपनी तरफ से डायरेक्शन को साइंस लिखे थे। तो हमने कहा था जो पहली वाली लाइन है उसके डायरेक्शन को साइंस आपके पास बनते हैं L11, देन L21, L31। मतलब जो आपके पास पहली वाली लाइन थी ओ एक्स वन बार, उसके लिए डायरेक्शन को साइंस ये है। जो दूसरी लाइन है ओ एक्स टू बार, इसके लिए डायरेक्शन को साइंस आपके पास L12, L22, L32 है। और इसी तरह से जो तीसरी लाइन है उसके लिए लाइक ओ एक्स थ्री बार है, इसके लिए डायरेक्शन को साइंस आपके पास आते हैं L13, L23, L33। मतलब ये आपके तीनों लाइंस के डायरेक्शन को साइंस हैं। हम देखना चाह रहे हैं कि इनका आपस में डायरेक्शन को साइंस का रिलेशनशिप कैसे होगा और किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सिर्फ फर्स्ट पे फोकस कर रहा हूँ। अगर आप इसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं लाइक L11 प्लस L21 प्लस L31 का, इसी के साथ सेल्फ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं लाइक L11 प्लस L21 प्लस L31। तो आप लोगों को याद होगा डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, फर्स्ट विद द फर्स्ट वन हो जाएगा, सेकंड विद द सेकंड वन और थर्ड विद द थर्ड वन था। ये वाली टर्म जो थी वो किसी तरह से आपको प्रोडक्ट वन दे रही थी और जो बाकी टर्म्स हैं वो आपको प्रोडक्ट ज़ीरो देंगी। अभी हम सिर्फ एक पार्ट को फोकस करना चाह रहे हैं जो कि सेम टर्म्स देगा। मतलब पहले वाले डायरेक्शन को साइंस का उन्हीं के साथ जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास सेम टर्म्स क्या आएंगी, दिस वन विद दिस वन, दिस वन विद द सेकेंड वन एंड द थर्ड वन विद द थर्ड वन। तो मेरे पास कुछ रिजल्ट ऐसे बनेगा, मैं सिर्फ सेम टर्म के लिए लिखना चाह रहा हूँ L11 इंटू L11 प्लस नेक्स्ट टर्म आएगी L21 इंटू L21 प्लस L31 इंटू L31। ये इक्वल किसी वैल्यू के होगा वो हम बाद में बात करते हैं। अब आप इसी तरह से इसका डॉट प्रोडक्ट विद इट सेल्फ ले लाइक सेकेंड लाइन के जो डायरेक्शन को साइंस हैं और उसमें भी सेम टर्म लिख दें। तो सेम टर्म क्या होगी, L12 इंटू L12 प्लस L22 इंटू L22 प्लस L32 इंटू L32। तो इसको लिखते हैं, ये आपके पास बनेगा L12 इंटू L12 प्लस L22 इंटू L22 प्लस L32 इंटू L32। ये भी कुछ आंसर आएगा आपके पास। फिर लास्ट जो थर्ड डायरेक्शन को साइंस हमें गिवन है उनका भी विद इट सेल्फ डॉट प्रोडक्ट लेके सेम टर्म्स लें तो ये कैसे बनेगी, L13 इंटू L13 प्लस L23 इंटू L23 प्लस L33 इंटू L33। क्योंकि ये सेम टर्म्स हैं और सेम प्रोडक्ट्स में आपने जैसे पढ़ा था cos ऑफ थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो इसका ओवरऑल आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो इक्वल टू 1 आएगा क्योंकि आपका सेम एंगल है, सेम डायरेक्शन आ गई। तो हम कहते हैं इसका आंसर भी 1 बनेगा, इसका आंसर भी 1 बनेगा, इसका आंसर भी 1 बनेगा। लेकिन थोड़ा सा इसको समेशन कन्वेंशन यूज़ करके सॉल्व करते हैं। आपके ख्याल से अगर ज़रा गौर से देखें तो यहाँ पे ये 1 1 है, नेक्स्ट इसमें 2 1 है, इसमें 3 1 है। सो 1 तो रिपीट हो रहा है लेकिन ये 1, ये 2, ये 3, ये आपके पास वो वैल्यूज़ हैं जो कि लाइक चेंज हो रही हैं। सो इस टर्म के लिए लाइक ये जो फर्स्ट वन है इसके लिए अगर मैं समेशन कन्वेंशन यूज़ करूं तो 1 2 3 के लिए मैं सिंपली आई इंट्रोड्यूस कर लेता हूं। मैं कहता हूं कि ये आपके पास L ऑफ आई हो जाएगा विद द सबस्क्रिप्ट ऑफ आई, और ये 1 1 1 सेम रहेगा। सो L I 1 बनेगा।
इसी तरह से सेकंड टर्म भी सेम है, ये भी 1 1 2 1 3 1 है, तो ये भी li1 बनेगा। अच्छा, अब ज़रा सेकंड के लिए हम समेशन कन्वेंशन अप्लाई करते हैं। इधर आप देखें आपकी टर्म्स कौन कौन सी बन रही हैं। पहली टर्म है 1 2, फिर 2 2, फिर 3 2, मतलब 1 2 3 चेंज हो रहा है सबस्क्रिप्ट में, जबकि सेकंड वैल्यू 2 चेंज नहीं हो रही। तो जब मैं इसके लिए समेशन कन्वेंशन अप्लाई करूँगा तो ये बनेगा li के बाद ये भी 2 था, ये भी 2 था, ये भी 2 था, सो ये li2 बनेगा। क्योंकि सेकंड टर्म ऑलरेडी सेम है तो वो भी li2 के बराबर बनेगी। थर्ड के लिए सेम फार्मूला अप्लाई करें, l1 3 है, 2 3 है, 3 3 है, सो ये बनेगा li3 इंटू li3। अब 1 2 3 डिफरेंट रिजल्ट्स को हमने समेशन कन्वेंशन अप्लाई करके लिखा था। अब इन तीनों के लिए एक कंबाइंड समेशन टर्म यूज़ करना चाहते हैं। अगर आप देखें ये टर्म, ये टर्म, ये टर्म, यहाँ पे सेम आई है, लेकिन ये 1 2 3 है। सिमिलरली इसमें भी 1 2 3 है, सो मैं कोई न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर लेता हूँ, सॉरी इंडेक्स यूज़ करता हूँ, और वो मेरे पास जे आ जाएगा। सो ये वाली टर्म्स के लिए अगर आप लिखें तो ये बनेगा एल ऑफ आई इंटू 1 2 3 के लिए मैंने जे लिख लिया, सो एल विद द सबस्क्रिप्ट ऑफ आई जे बन गया, और ये भी एल आई उसी तरह से था, और 1 2 3 विद द सबस्क्रिप्ट ऑफ जे बन गया। सो कंक्लूजन ये हुआ कि मेरे पास एल आई जे इंटू एल आई जे जो होगा वो हमेशा मुझे रिज़ल्ट इक्वल टू 1 देगा। मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। फर्दर उसके बाद अब हमने स्टार्ट में जब डायरेक्शन को साइंस का सेल्फ डॉट प्रोडक्ट लिया था, हमने सिर्फ वो टर्म्स ली थी जो सेम टर्म्स हैं और उनका प्रोडक्ट लिया था। लेकिन एट द सेम टाइम कुछ ऐसी टर्म्स भी तो थी जिनका प्रोडक्ट आपके पास इक्वल टू 0 आ रहा था। ज़रा उनको लिखने की कोशिश करते हैं। इसका बड़ा आसान सा मेथड है, आप क्रॉस ले रहे हैं, लाइक 1 1 के साथ 1 2 ले लें, फिर 2 1 के साथ 2 2 ले लें, 3 1 के साथ 3 2 ले लें। तो वो क्या बनेगा आपके पास। अगर मैं फ़र्स्ट रिज़ल्ट लेना चाहूँ तो मेरे पास फर्स्ट विद द फर्स्ट, सेकंड विद द सेकंड और थर्ड विद द थर्ड आएगा। सो ये रिज़ल्ट मेरे पास आएगा L11 इंटू L12, मतलब ये टर्म इसके साथ मैंने ली, प्लस सेकंड टर्म को मैं सेकंड के साथ ले रहा हूँ, सो ये बनेगा L21 इंटू L22, और थर्ड टर्म विद द थर्ड वन लूँगा तो ये बनेगा L31 इंटू L32। और हमने ये कहा क्योंकि ये डिफरेंट इंडेक्स हैं तो ये आपकी वैल्यू क्या बनेगी, 0 के बराबर होगी। अब जैसे मैंने इनका प्रोडक्ट लिया था, अब सेकंड का थर्ड के साथ भी प्रोडक्ट लें और उसी तरह से फर्स्ट वैल्यू विद द फर्स्ट वन, सेकंड वैल्यू विद द सेकंड वन और थर्ड वैल्यू विद द थर्ड वन लिखें। तो ये आपके पास कुछ ऐसे बनेगा L12 इंटू L13, फिर प्लस L22 इंटू L23 और प्लस L32 इंटू L33। सो ये बनेगा आपके पास L22 इंटू L23 प्लस L32 इंटू L33, और ये भी आपके पास इक्वल टू 0 है। फिर थर्ड का फर्स्ट के साथ प्रोडक्ट लें, फर्स्ट विद द फर्स्ट वन, सेकंड विद द सेकंड वन और थर्ड विद द थर्ड वन। तो ये आपके पास क्या बनेगा, इसको हम कुछ ऐसे लिखेंगे L13 इंटू L11 प्लस L23 इंटू L21 प्लस L33 इंटू L31। ये आ गया आपके पास इक्वल टू 0। सो एक फॉर्म में हमने जब सेम इंडेक्स के लिए थे, सेम सबस्क्रिप्ट लिए थे, वहाँ पे हमने इनका रिज़ल्ट 1 लिखा था, और जब हमने इनको डिफरेंट लिखा तो वहाँ पे हमारे पास इसका रिज़ल्ट जो है वो इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ पे भी उसी तरह से ज़रा देखते हैं, अगर हम समेशन कन्वेंशन अप्लाई करें तो फर्स्ट के लिए लिखना चाहते हैं हम इसके लिए, तो ये क्या बनेगा L11 2 1 3 1, लाइक 1 2 3 चेंज हो रहा है जबकि सेकंड वैल्यू 1 1 1 सेम रही है। तो मैं इसको कहूँगा L, कोई न्यू वेरिएबल ले लेते हैं, लेट्स से मैं इसको K का नाम दे दूँ,
और साथ के साथ क्या आ गया 1 है। और उसके बाद सेकेंडली अगर मैं लिखना चाहूँ सेकंड वैल्यू को तो वो बनेगी L12 22 32। सो ये बनेगा LK2। जब आप इसके लिए समेशन कन्वेंशन अप्लाई करेंगे तो ये 1 2 2 2 3 2 है। सो उसी तरह से LK2 इंटू LK3 आएगा। और ये वाली टर्म लिखें तो 1 3 2 3 3 3 है। सो ये बनेगा LK3 इंटू LK1। सो अगेन इन तीनों टर्म्स पे जब आप लोग समेशन कन्वेंशन अप्लाई करेंगे तो ये बनता है K1 K2 K3 लाइक K1 2 3 है। सो न्यू वेरिएबल आपको इसे इंट्रोड्यूस करते हैं इस केस में J, तो ये बनेगा LKJ। और ये भी इसी तरह से क्योंकि 2 3 1 सारे अवेलेबल हैं तो ये भी बनेगा LKJ। तो यहाँ तक आके आपके पास समेशन कन्वेंशन के मुताबिक कोई दो रिज़ल्ट्स आ गए। सो यहाँ पे हमारे पास दो बॉक्सेस में रिज़ल्ट्स बन चुके हैं। एक LIJ इंटू LIJ है विच इज़ इक्वल टू 1, और इसी तरह से एक और रिज़ल्ट है जो LKJ इंटू LKJ लिखा है जो कि इस केस में 0 है। हम ऐसे करते हैं, एक वैल्यू यहाँ से उठाते हैं, एक वैल्यू यहाँ से उठा के एक जनरल फार्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। सो मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास जो रिज़ल्ट आएगा, अगर मैं LIJ इंटू LJK लिख दूँ तो ये इक्वल टू 1 भी हो सकता है, ये इक्वल टू 0 भी हो सकता है। अब ये 1 कब होगा और 0 कब होगा, ज़रा इसको देखना चाहते हैं। 1 कब होगा, जब आपकी ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यूज़ आपके पास सेम आ जाए। सो अगर फ़र्ज़ किया, मैं कहता हूँ मेरे पास I जो था वो K के इक्वल आ गया, तो जब I K के इक्वल था तो ये बनेगा आपके पास LIJ इंटू LJI या LIJ करेंगे तो ये आपके पास इक्वल टू 1 रहेगा। लेकिन जब हम आपस में इनको इक्वल ना रखें, लाइक I इज़ नॉट इक्वल टू K होगा, तो उस केस में आपके पास ये रिज़ल्ट 0 हो जाएगा। सो कंक्लूजन ये हुआ कि इसमें जब आपके दोनों इंडेक्स सेम आते हैं, लाइक IJ और JK सेम हो जाएंगे, तो ये रिज़ल्ट इक्वल टू हमेशा क्या रहेगा 1 रहेगा। जैसे 1 1 1 1 था, 2 1 2 1 था, 3 1 3 1 था, तो ये क्या होगा आपके पास इक्वल टू 1 होगा। लेकिन जब ये चेंज हो जाएंगे, चेंज होने का मतलब ये है ये 1 2 1 1 1 2 हो गया, ये 2 1 2 2 हो गया, तो उस केस में ये 0 बन जाएगा। अब ये जो वैल्यू होती है, अब इस पे हम बात करते हैं कि L ऑफ IJ इंटू L ऑफ KJ जो है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा के साथ और लिखते हैं सिग्मा ऑफ IK। कंडीशन इसके लिए भी वही आएगी, इक्वल टू 1 होगा व्हेन I इक्वल्स टू K, और ये इक्वल टू 0 होगा व्हेन I इज़ नॉट इक्वल टू K। अब ये जो सिग्मा ऑफ IK हमने इंट्रोड्यूस किया है, इसको हम नाम दे देते हैं क्रोनेकर डेल्टा का। तो ज़रा इस पे बात करते हैं। सो सिग्मा ऑफ IK, तो यहाँ पे आके हम ये कहेंगे कि सिग्मा IK, इसको हम नाम दे सकते हैं क्रोनेकर डेल्टा का। क्रोनेकर डेल्टा आपको काफ़ी हद तक क्वांटम मैकेनिक्स में आप जाके इसको यूज़ करेंगे, और रिसेंटली आप लोग जो इलेक्ट्रोडायनामिक्स की ग्रिफिथ की बुक पढ़ रहे हैं उसमें चैप्टर नंबर 8 है, वहाँ पे आप मैक्सवेल स्ट्रेस टेंसर्स को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे भी फ्रीक्वेंटली आप इसको यूज़ करेंगे। सो सिंपली याद रखें, क्रोनेकर डेल्टा में जब सेम टर्म्स आएंगी तो आपका रिज़ल्ट हमेशा 1 आएगा, और जब डिफरेंट टर्म्स आएंगी तो आपका रिज़ल्ट जो है वो 0 आएगा। तो यहाँ पे अगेन मैं लिख देता हूँ, इट मस्ट बी इक्वल टू 1 when I equals to K, और it must be equal to 0 when I is not equal to K। रेफरेंस में आप अभी भी अपनी ग्रिफिथ की बुक में इलेक्ट्रोडायनामिक्स में चैप्टर नंबर 8 में देख सकते हैं। मैक्सवेल स्ट्रेस टेंसर जब आप लोग पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे आप इसकी कैलकुलेशंस को यूज़ करेंगे, और इसके अलावा क्वांटम मैकेनिक्स में भी आप लोग जब सॉल्व करेंगे वहाँ पे भी आप इसका यूजेज देखेंगे।
अब लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था इससे प्रीवियस लेक्चर में, वहाँ पे हमने एक रिज़ल्ट लिखा था। उस रिज़ल्ट के बारे में हमने ये कहा था कि अगर आपके पास x बार विद अ सबस्क्रिप्ट j हो तो इसको वहाँ पे आपने कहा था ये इक्वल टू L ऑफ आई जे इंटू एक्स आई के बराबर था। ये मतलब हमारा जो प्रीवियस लेक्चर है वहाँ पे हम लोग इस चीज़ को प्रूव करके आए थे। अब उसके बाद एक काम करते हैं, हम दोनों साइड्स पे किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेट्स से वो वैल्यू में इसी क्रोनिकल डेल्टा को लेना चाहता हूँ, सो सिग्मा ऑफ आई के इसको हमने कहा था ये आपका एल ऑफ आई जे इंटू एल ऑफ जे के बराबर था। तो यहाँ पे इसी फॉर्म में लिखने के लिए, सॉरी इट वाज जे के, तो इस फॉर्म में लिखने के लिए एल ऑफ आई जे तो मेरे पास मौजूद है, एल ऑफ जे के से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय एल ऑफ जे के। तो जब एल ऑफ जे के से मल्टीप्लाई किया, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन पे क्या बनेगा, एल ऑफ जे के इंटू एक्स बार विद द सबस्क्रिप्ट ऑफ जे इक्वल्स टू एल ऑफ आई जे इंटू एल ऑफ जे के एक्स विद द सबस्क्रिप्ट ऑफ आई। तो ये जो आई जे और जे के थे इनको आपने नाम दिया था क्रोनेकर डेल्टा का, और कंडीशन ये रखी थी कि व्हेन आई बिकम्स इक्वल टू के, तो ये आपके पास एल आई जे इंटू एल जे के ये बन जाता है क्रोनेकर डेल्टा फॉर आई के एंड दैट इज़ इक्वल टू 1। तो इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें, ये आपके पास नेक्स्ट स्टेप ऐसे आएगा, एल ऑफ जे के इंटू एक्स बार with a subscript of j equals to Kronecker delta for ik into xi। उसके बाद नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हमने कही क्योंकि सेम है, सो लेट हमने किया कि i बिकम्स इक्वल टू k। तो जब i k के बराबर था, जिधर आपको i नज़र आ रहा है आप उसको रिप्लेस कर दें k के साथ, सो ये बनेगा l विद द सबस्क्रिप्ट ऑफ जे के इंटू एक्स बार विद द सबस्क्रिप्ट ऑफ जे इक्वल्स टू, ये आपके पास रिजल्ट बनेगा 1 इंटू एक्स विद द सबस्क्रिप्ट ऑफ के। सो यहाँ से आगे अगर आप देखें तो एक्स ऑफ के की वैल्यू हम निकालना चाहते हैं, तो ये कुछ बनेगा एल विद द सबस्क्रिप्ट ऑफ जे के इंटू एक्स बार विद द सबस्क्रिप्ट ऑफ जे इक्वल्स टू एक्स विद द सबस्क्रिप्ट ऑफ के, या x विद द सबस्क्रिप्ट ऑफ k को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दूँ, तो x विद सबस्क्रिप्ट ऑफ k बिकम्स इक्वल टू l विद सबस्क्रिप्ट ऑफ जे के इंटू एक्स बार विद द सबस्क्रिप्ट ऑफ j। तो ये आज का आपका रिज़ल्ट प्रूव होता है यहाँ पे, जिसमें हमने म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस के दरमियान रिलेशनशिप डिराइव कर लिया। तो यहाँ तक आप लोग इसे देखें, फिर इंशाल्लाह इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी कंपोनेंट्स ऑफ चेंज फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर एक्सिस टू अनदर एक्सिस, ये आप लोगों ने सेल्फ ट्राई करना है। और उसके बाद जो हमारे लिए नेक्स्ट आर्टिकल होगा उसमें हम रैंक ऑफ टेंसेस पे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।